ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर आपको पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज डिस्चार्ज उसी पीरियड के लिए आप निकालोगे, वॉस एवरेज डिस्चार्ज विल बी फाउंड ओनली फॉर दैट पीरियड। तो कैपेसिटी फैक्टर ये रेशियो होती है मीन डिस्चार्ज बाय डिजाइन डिस्चार्ज की। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है। अब खरीफ सीजन में क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हमारा कैनाल ऑलमोस्ट फुल रन कर रहा होता है, हमारा कैनाल ऑलमोस्ट अपनी डिजाइन कैपेसिटी पे रन कर रहा होता है, तो उस केस में हमारी एवरेज डिस्चार्ज भी डिजाइन डिस्चार्ज के आसपास ही निकल के आती है। इसीलिए हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर है खरीफ सीजन में ज्यादा निकल के आता है, कितना, 0.9 टू 0.95। बट इन केस ऑफ राबी सीजन पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो कैनाल अपनी पीक डिस्चार्ज पे कम रन करता है, उस केस में हमारी एवरेज डिस्चार्ज कम हो जाती है, तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर भी कम निकल के आता है, कितना, 0.6 से लेके 0.7। तो खरीफ के लिए ज्यादा निकल के आता है, राबी के लिए कम निकल के आता है। क्लियर पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है फुल सप्लाई कोफिशिएंट या ड्यूटी ऑन कैपेसिटी। फुल सप्लाई कोफिशिएंट या ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, अब ये क्या होता है, दिस इज द डिजाइन ड्यूटी एट द हेड ऑफ द कैनाल। ये ड्यूटी है कहां पर, कैनाल के हेड पे। तो फुल सप्लाई कोफिशिएंट या ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, इट मे बी डिफाइंड एज द डिजाइन ड्यूटी एट द हेड ऑफ द कैनाल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज व्हाट, ड्यूटी को कैसे डिफाइन किया था, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ द एरिया विच कैन बी इरिगेटेड इफ अ कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज बीइंग सप्लाइड। पर ये डिस्चार्ज आपने कहां सप्लाई किया, कैनाल के हेड पे, तो इसको हम बोल देते हैं फुल सप्लाई कोफिशिएंट। तो फुल सप्लाई कोफिशिएंट कैसे निकालोगे आप, तो एरिया टू बी इरिगेटेड डिजाइन डिवाइड बाय व्हाट, डिजाइन फुल डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ द कैनाल। तो ये ड्यूटी ऑन कैपेसिटी हो जाती है, दिस इज ड्यूटी ऑन कैपेसिटी। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। अब इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है, फर्क है दोनों बातों में। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब है कितना परसेंट कल्चरेबल कमांड एरिया आप इरिगेट करोगे, तो वो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग का मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया पीछे लिखा था अभी हमने, अभी पीछे वाले स्लाइड में बताया था ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया कितना होता है। सो इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया टू द नेट कल्टिवेटेड एरिया। टोटल एरिया कितना आपने क्रॉप किया डिवाइड बाय व्हाट, कितने एरिया पे कल्टीवेशन हुई, इसके रेशियो को हम बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। सो रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट कल्टीवेटेड एरिया, दिस वुड बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारी नॉमिनल ड्यूटी। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टर्म्ड एज नॉमिनल ड्यूटी। अब ये क्या है नॉमिनल ड्यूटी, पीछे हमारा क्या था, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी क्या थी, इट वाज द डिजाइन ड्यूटी एट द हेड ऑफ द कैनाल। ये डिजाइन ड्यूटी थी कैनाल के हेड पे। अब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल ड्यूटी की। नॉमिनल ड्यूटी कैसे होती है, नॉमिनल ड्यूटी कैसे डिफाइंड होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया एक्चुअली इरिगेटेड बाय द फार्मर to the mean supply discharge from the outlet of the distributory over the cropping period। यानी इस बार डिस्चार्ज आपने कहां सप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटरी के आउटलेट पे सप्लाई किया। इस बार डिस्चार्ज कहां सप्लाई हुई है, डिस्ट्रीब्यूटरी के आउटलेट पे। जब आपने ड्यूटी ऑन कैपेसिटी निकाली थी वहां पे डिस्चार्ज कहां सप्लाई करी थी आपने, मेन कैनाल के हेड पे। तो नॉमिनल ड्यूटी का मतलब है एक्चुअल में कितना एरिया इरिगेट हुआ
by supplying 1 meter cube per second of water, but where? At the outlet of the distributary. तो ड्यूटी ऑन कैपेसिटी निकालने के लिए पानी सप्लाई होगा कैनाल के हेड पे, नॉमिनल ड्यूटी निकालने के लिए पानी की सप्लाई कहां करोगे आप? आउटलेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी पे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है हमारे, दीज आर आवर बेसिक टर्म्स। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि भैया कैनाल की डिजाइन कैपेसिटी कैसे फिक्स करते हो, और बहुत ही सिंपल तरीका है कैनाल की डिजाइन कैपेसिटी कैसे फिक्स करेंगे। अभी सवाल भी कराऊंगा आपको उसके ऊपर मैं। तो मुझे कैनाल की कैपेसिटी फिक्स करनी है, कैसे फिक्स करूं? इन ऑर्डर टू फिक्स द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द कैनाल, ऑल द लाइकली क्रॉप्स दैट विल बी सोन इन दैट एरिया विल बी कंसीडर्ड। अगर मुझे कैनाल की कैपेसिटी फिक्स करनी है, सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि उस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप शो हो सकती है। फिर सबके पीक पानी की रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी हर सीजन के अंदर। तो सारी क्रॉप अलग अलग सीजन में ग्रो होंगी, तो सबकी पीक पानी की रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी। क्लियर है? पीक रेट जनरली निकल के आती है कोर पीरियड और कोर डेप्थ के लिए। इसके लिए मैंने पीछे सवाल भी करा रखे हैं, इसके लिए मैंने आपको पीछे सवाल भी करा रखे हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? नेक्स्ट पॉइंट, अब जो कैनाल कैपेसिटी होगी शुड बी सफिशिएंट टू फुलफिल द मैक्सिमम ऑफ पीक डिमांड ऑफ ऑल द क्रॉप्स। तो मेरी कनाल की कैपेसिटी निकल के आएगी वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो सारे क्रॉप्स की पानी की डिमांड को, कौन सी पानी की डिमांड को? पीक डिमांड को फुलफिल कर दे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो किसी भी सीजन में निकल के आ जाए। क्लियर है चीज? अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू गेट द प्रिसाइज रिजल्ट द इंटरवल ऑफ एनालिसिस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब इसके लिए तो मुझे इंटरवल लेनी पड़ेगी ना, तो एनालिसिस करने के लिए हम इंटरवल को जितना छोटा हो सके उतना लेके चलते हैं। जनरली हम 1 महीने की इंटरवल लेते हैं, जनरली हम 1 महीने की इंटरवल लेते हैं, और जो भी वैल्यू निकल के आती है उसको 20 से 25% से बढ़ा देते हैं। तो ये कैपेसिटी फिक्स हो गई हमारे कैनाल की। तो कैपेसिटी ऑफ द कैनाल इज फिक्स नाउ। तो आप उठा लोगे कौन कौन सी क्रॉप शो होंगी उस पर्टिकुलर एरिया में, सबकी पीक डिस्चार्ज निकाली जाएगी। एक पर्टिकुलर एरिया में सबकी पीक डिस्चार्ज को जोड़ दिया जाएगा पर्टिकुलर सीजन के अंदर भी। तो आपकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि सारे प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। क्लियर है? चले आगे, चलो चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज लॉसेस ऑफ द वाटर इन द कैनाल। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये कौन कौन से लॉसेस होते हैं पानी के। अब क्या है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं पानी के? जब भी पानी फ्लो होता है, वेन एवर दी फ्लो ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेन कैनाल, मेन कैनाल से लेके कहाँ तक पहुंचता है? हमारे फील्ड तक, तो पानी लॉस हो जाता है। पानी लॉस होता है दो तरीकों से, एक होती है वेपोरेशन लॉस और दूसरी होती है हमारी सीपेज लॉस। तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द मेन कैनाल टू द field course, the losses in the canal will be taking place. Losses that will be taking place is evaporation loss and seepage loss. अभी लॉस कितने हो सकते हैं? दिस लॉस में भी इन दी ऑर्डर ऑफ 20 to 25%। तो 20 से 25% जो आपने पानी सप्लाई किया है कैनाल के अंदर, ये लॉस हो जाता है। 20 to 25% ऑफ द वाटर मे बी लॉस्ट विच यू हैव डाइवर्टेड इनटू द मेन कैनाल, यानी इतना ज्यादा पानी का नुकसान है, 1/4 पानी तो आपका लॉस हो गया रास्ते में। तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं कैनाल की, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। When we design the canal, we also take care about this factor. हम इस फैक्टर का भी ध्यान रखते हैं। अब और डिटेल में बात करते हैं, पहले बात करते हैं evaporation loss की। The water loss by the evaporation is generally very small as compared to the seepage loss. जो evaporation loss होता है बहुत ही छोटा होता है, किसके सामने? seepage loss के सामने। evaporation loss is in the order of 2 to 3%. evaporation loss हमारी 2 से लेके 3% की रेंज में ही होती है। ये डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? विंड वेलोसिटी के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर।
दिस लॉस कम्स आउट टू बी मोर करस्पॉन्डिंग टू दी समर। ऑब्वियस ही बात है, समर में टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो लॉसेस क्या मिलेंगे आपको, ज्यादा मिलेंगे। सो लॉसेस विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लॉस इज व्हाट? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लॉस इज टर्म्ड एज, अगला जो लॉस अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सीपेज लॉस। अब सीपेज लॉस आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। सीपेज लॉस फर्दर दो तरह का है। कौन कौन सा है दो तरह का? पहला परकोलेशन लॉस, द फर्स्ट इज टर्म्ड एज परकोलेशन लॉस, द सेकंड इज टर्म्ड एज व्हाट? पहली परकोलेशन लॉस है, दूसरी हमारी एब्जॉर्प्शन लॉस है। द फर्स्ट इज परकोलेशन लॉस, द सेकंड इज एब्जॉर्प्शन लॉस, दूसरा हमारा एब्जॉर्प्शन लॉस है। अब आगे बढ़े, परकोलेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क होता है? व्हाट द डिफरेंस इन परकोलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको भी समझ लेते हैं। In percolation, there exists a zone of continuous saturation from the canal to the water table. Percolation loss में एक continuous zone of saturation बन जाती है canal से लेके कहाँ तक? Water table तक. And a direct flow established, और एक direct flow established हो जाता है. So in percolation loss, there exists a zone of continuous saturation from the canal to the water table and a direct flow will be established. एक direct flow को establish कर लेते हैं. Next, almost all the water लॉस फ्रॉम द कैनाल जॉइंस द ग्राउंड वाटर टेबल। ऑलमोस्ट जो भी पानी लॉस होता है कैनाल से, वो जाके ज्वाइन कर जाता है कहां पर? ग्राउंड वाटर टेबल तक। इट जॉइंस द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल। क्लियर है? द लॉस ऑफ द वाटर विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस लेवल टू द लेवल ऑफ द वाटर टेबल। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देख लो। ये हमारी परकोलेशन लॉस है। तो परकोलेशन लॉस में क्या बताया? There exists a continuous zone of saturation from the canal to the water table level. कैनाल से वाटर टेबल लेवल तक कंटिन्यूस जोन ऑफ सैचुरेशन है। तो यहाँ पानी कितना लॉस करेगा ये डिपेंड कर जाता है कैनाल में जो पानी का लेवल है और वाटर टेबल लेवल के बीच का डिफरेंस है। जितनी ज्यादा एच की वैल्यू होगी उतना ज्यादा परकोलेशन हो। मोर इज द वैल्यू ऑफ एच, मोर इज द परकोलेशन दैट विल टेक प्लेस। तो सीपेज लॉस का पहला कंपोनेंट आया परकोलेशन लॉस। द फर्स्ट कंपोनेंट इज टर्म्ड एज परकोलेशन लॉस। क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? So next of the component is what? अगला component क्या है हमारे पास? The next of the component is termed as absorption. जो अगला component है इसको हम क्या बोल देते हैं? Absorption बोल देते हैं। अब absorption क्या होती है? सीपेज का टाइप ही तो है। Percolation is the type of seepage only. सीपेज का टाइप ही तो डिस्कस कर रहे हैं, Percolation and absorption. So type of seepage is being discussed. सीपेज का टाइप ही डिस्कस कर रहे हैं। So next of the point of reference is, अगला जो point of reference है हमारा is termed as absorption. अब क्या है absorption? In absorption, a small saturated zone exists around the canal section. Absorption के अंदर एक small saturated zone exist करेगी किसके अराउंड? Canal section के अराउंड, and is surrounded by a zone of decreasing saturation. और उसके चारों तरफ क्या होगी? Zone of decreasing saturation. जैसे एग्जांपल ये देखो, ये हमारी absorption है, this is our absorption. इसमें क्या बोला मैंने? Absorption में एक छोटी सी zone एग्जिस्ट करेगी कैनाल के चारों तरफ, जहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी? 1 होगी। ये देखो, कैनाल के चारों तरफ एक छोटी सी जोन एग्जिस्ट कर रही है जहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? 1 है। इन केस ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल लॉसेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। भैया पानी की वेलोसिटी ज्यादा है, कौन सा लॉस पूछ रहे हो? इवेपोरेशन लॉस पूछ रहे हो, सीपेज लॉस पूछ रहे हो? विच लॉस यू आर टॉकिंग अबाउट? वेलोसिटी ज्यादा है पानी की, तो कौन से लॉस की बात कर रहे हो? इवेपोरेशन लॉस की बात कर रहे हो, सीपेज लॉस की बात कर रहे हो? दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इवेपोरेशन लॉस बढ़ जाएगी, सीपेज लॉस कम हो जाएगा।
चलो जो भी पूछ रहे थे दोनों बता दिए। तो इन एब्जॉर्प्शन के अंदर अ लेयर ऑफ सैचुरेशन विल बी फॉर्म्ड अराउंड द कैनाल सेक्शन। इसके चारों तरफ क्या होगी, इसके चारों तरफ एक जोन एग्जिस्ट करेगी ऑफ डिक्रीजिंग सैचुरेशन। तो जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अबव द वाटर टेबल लेवल देयर एग्जिस्ट अ जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। वाटर टेबल लेवल के ऊपर कौन सी जोन एग्जिस्ट कर रही है, कैपिलरी सैचुरेशन की जोन एग्जिस्ट कर रही है। तो ये वाटर टेबल लेवल है, इसके ऊपर जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन है, ये रही जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। ये भी मैंने शेड करके दिखा दी। दिस शेड इज ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीइंग शेडेड, तो ये पोर्शन को मैंने शेड करके दे दिया आपको। क्लियर चीज। सो इन दिस केस द रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन व्हाट। तो इस केस में जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, हेड ऑफ द वाटर इन द कैनाल एंड कैपिलरी हेड। तो यहां पर जो रेट है किसकी, सीपेज लॉस की, वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, ये डिपेंड कर जाती है कितना कैपिलरी हेड अवेलेबल है। तो ये कैपिलरी हेड मार्क करके दे रखा है, द कैपिलरी हेड इज मार्क्ड। क्लियर है पूरी लॉस पॉइंट। नोट कर लो फटाफट। क्लियर है। क्वेश्चन यही पूछा है, PYQ में था क्वेश्चन, यही पूछा है तो भैया डिक्रीज बोल देंगे, हम बोलेंगे लॉसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, लॉसेस विल बी डिक्रीज्ड। क्यों, रीजन आपको बता दिया, अभी बताया। वाटर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाटर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन लॉस बढ़ जाएगा, सीपेज लॉस बढ़ जाएगा। बाकी इंटरेस्ट है नहीं, आंसर जानने में इंटरेस्ट है, कंसेप्ट बता दिया वो नहीं सुनना कि सर यही सवाल था PYQ के अंदर। सीपेज लॉस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब नहीं बताया आपको कौन सा लॉस है, अभी डिस्कस किया किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होती है, सीपेज लॉस ज्यादा होती है। अभी पीछे डिस्कस करके आए हूं, हुज मैग्नीट्यूड इज मोर, ये रहा। इवेपोरेशन लॉस बहुत छोटा होता है, सीपेज लॉस बहुत ज्यादा होता है। टोटल लॉस है 20% की, इवेपोरेशन होगा 2% का। अब क्योंकि सीपेज लॉस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ये कम हो रहा था, तो मैं बोल दूंगा वाटर वेलोसिटी बढ़ने से टोटल लॉस क्या हो जाएगी, टोटल लॉस कम हो जाएगी। तो ये चीज आ जाएगी। तो जैसा सवाल पूछा वैसा आंसर दे देंगे। मैंने तो डिटेल में दोनों कंपोनेंट बता दिए थे आप। तो ये मेरे को नॉर्मल, मतलब क्या बोलूं, ये ब्रीड ही ऐसी है, आंसर जानना है बस। अब डिटेल में इसका कंसेप्ट बताया पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है सर। आंसर PYQ में सवाल था सर, इसका आंसर बता दो बस। ये लो, इसका आंसर बता दिया। तो अगर पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, लॉसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये तो हमारे हुए सारे लॉसेस। अब बात करते हैं हम कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सीपेज लॉस को। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द सीपेज लॉस। तो खूब सारे फैक्टर हैं जो सीपेज लॉस को अफेक्ट करते हैं, सारे फैक्टर मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। डिपेंड करेगा सीपेज कैसा है, परकोलेशन है या एब्जॉर्प्शन है। डिपेंड करेगा सॉइल कैसी है, परमिएबल है या इम्परमिएबल है। परमिएबल हुई तो लॉसेस क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। इम्परमिएबल है तो लॉसेस कम हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है कैनाल की, नया कैनाल है पुराना कैनाल है। नया कैनाल है वॉइड्स ओपन होते हैं, ज़्यादा लॉसेस सीपेज। पुराना कैनाल है वॉइड्स चोक्ड हो जाते हैं, सीपेज लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। द सीपेज लॉस विल डिक्रीज। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सिल्ट कैरिड बाय द कैनाल। द मोर silt, more choking of the voids, it means lesser are the losses.
जितनी ज़्यादा सिल्ट कैरी करेगा कैनाल उतनी ज़्यादा चोकिंग होगी, उतने कम क्या होंगे, लॉसेज होंगे. इट विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर. ये रहा. मोर वेलोसिटी लेसर द टाइम अवेलेबल फॉर सीपेज, हेंस लेसर आर द लॉसेस. पर ये लॉसेस तो कौन से, सीपेज लॉस है, और इसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है. इवेपोरेशन लॉस तो कम होती है. इवेपोरेशन लॉस इज वेरी लेस. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? क्लियर है सारे फैक्टर्स? चलें आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टर्म्ड एज सेक्शन ऑफ कैनाल. द नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टर्म्ड एज सेक्शन ऑफ कैनाल. अब कैसा सेक्शन है कैनाल का? मोर इज द वेटेड पेरीमीटर, मोर इज द सीपेज लॉस. मोर इज द पेरीमीटर, मोर इज द सीपेज लॉस. ऑब्वियस सी बात है. अगर सीपेज पेरीमीटर ज्यादा है तो लॉसेस क्या मिलेंगे आपको, ज्यादा मिलेंगे. So more is the losses, it means more is the perimeter. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये जो आपके कैनाल के अंदर लॉसेस है, आप इसको एम्पेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो. आप इसको एम्पेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस लॉसेस इन द कैनाल कैन आल्सो बी कंप्यूटेड एम्पेरिकली. अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेरिकली? दो रिलेशन है हमारे पास. पहला लॉसेस. सो लॉसेस इन द कैनाल, सो लॉसेस इन द कैनाल किस यूनिट के अंदर? मीटर क्यूब पर सेकंड पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द कैनाल. So meter cube per second per kilometer length of the canal is 1 by 200 b plus y raised to the power 2 by 3. b क्या है? बेड की विड्थ. y क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो. So b is the bed width, y is the depth of flow. Second of the empirical relation is 1.9 q raised to the power 1 by 6, where q is what? Discharge in qmac. q हमारा डिस्चार्ज है qmac के अंदर. तो ये दो empirical relationship है हमारे पास. So with the help of these empirical relationship also we can calculate the canal losses. हम canal losses calculate कर सकते हैं. क्लियर है? चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अच्छा नेक्स्ट तो क्या आ गया, सवाल आ गया. चलो बताओ फटाफट सवाल को अटेम्प्ट करते हैं. A Persian wheel with an average discharge of 230 liter per minute irrigates 1 hectare wheat crop in 50 hours. The average depth of irrigation will be nearly. So depth will be equal to what? Volume by area. Volume will be equal to discharge into time by area. Discharge कितना है? 230 लीटर. 230 लीटर. लीटर converted into what? Meter cube. Meter cube converted into what? Centimeter cube. फिर 50 hours. Hours converted into minutes. Divide by 1 hectare converted into meter square. Meter square converted into centimeter square. कैलकुलेट करो कितनी आ रही है वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? तो 10⁴ 4 8 बना, 6 ये 8 कट गया. ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. 0.230 5 into 3 5 6 5 into 6 30 30 into 0.23
तो ये आ रहा है मेरे हिसाब से। तो 30 इंटू 0.230, चेक करो कितना निकल के आ रहा है। सेंटीमीटर में आएगा रिजल्ट सीधा, यू विल गेट द रिजल्ट इन सेंटीमीटर। चेक करके बताइए क्या आ रहा है। 6.9, 6.9 सेंटीमीटर, मतलब आंसर है डी। चले, सबका आ गया आंसर, देखो। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या पूछा है इस बार? The discharge capacity required at the outlet to irrigate 300 hectare of sugarcane having a core depth of 173 mm and core period of 30 days। अच्छा, निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज कैपेसिटी पूछ रहा है, कैसे निकालें डिस्चार्ज कैपेसिटी? तो डिस्चार्ज कैपेसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? कितना एरिया हेक्टर का, कितना एरिया आपको इरिगेट करना है, डिवाइड बाय ड्यूटी, डिवाइड कर दो ड्यूटी से, यू विल गेट द रिजल्ट। सो 300 8.64 B by D, so B by delta, so B by delta, so 300.173 8.64 इंटू 30, कट गया ये तो 10 आ गया, और बाकी आप कैलकुलेशन कर लो। 1.73 डिवाइड बाय 8.64, कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ रहा है। सो 0.2, सो 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चले आगे। चलो देखो अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a field channel has cultivable command area of 2000 hectare, the intensity of irrigation of gram and wheat are 30% and 50% respectively। ग्राम कौन सी क्रॉप है और वीट कौन सी क्रॉप है? ग्राम और वीट कौन से क्रॉप है? राबी है, खरीफ है? कौन सा राबी है, कौन सा खरीफ है? ग्राम एंड वीट आर विच टाइप ऑफ क्रॉप?
इसमें जो ग्राम और वीट है ये कौन सी क्रॉप है? वीट, राबी और ग्राम। और ग्राम कौन सी है? ग्राम इज विच टाइप ऑफ क्रॉप? बहुत बढ़िया। अब ये दोनों ही राबी हैं, क्योंकि एक राबी हो गई तो दूसरी खरीफ हो गई। दोनों ही राबी क्रॉप है। सो बोथ आर राबी क्रॉप। अब दोनों ही राबी हैं तो इसका मतलब दोनों के लिए जो डिस्चार्ज है वो जोड़ना पड़ जाएगा आपको। अगर ये अलग सीजन की क्रॉप होती तो मैं पीक डिस्चार्ज के लिए डिजाइनिंग करता, पर अभी दोनों की डिस्चार्ज को जोड़ना पड़ जाएगा। तो ग्राम में कितना एरिया इरीगेट होगा? ग्राम में एरिया इरीगेट होगा 30%, यानी 600। वीट में कितना एरिया इरीगेट होगा? 1000 हेक्टेयर। ग्राम हैज अ कोर पीरियड ऑफ 18 days, कोर डेप्थ ऑफ दिस वीट हैज अ कोर पीरियड ऑफ 18 days, कोर डेप्थ 15 सेंटीमीटर। डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। डिस्चार्ज फॉर ग्राम कैसे निकालें? एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइड बाय 8.64 बी। बी कितना है इसका? बी कितना है? 18। और डेल्टा कितनी है इसकी? 0.12। डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वीट, एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइड बाय 8.64। बी कितनी है इसकी? 18 days डिवाइड बाय 0.15। निकालो इसको, डिस्चार्ज कितना चाहिए? ग्राम के लिए पीक डिस्चार्ज कितना चाहिए? कैलकुलेट करो, ये कितनी वैल्यू आ रही है। व्हाट दिस वैल्यू कमिंग आउट? तो 6, 3.4, तो 40 बाय दिस। कैलकुलेट करके बताना कितनी वैल्यू है ये। व्हाट दिस वैल्यू कमिंग आउट? दोनों का डिस्चार्ज बताओ कितना आ रहा है। सो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन द फील्ड चैनल, तो फील्ड चैनल का डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। For gram 0.462 and for Rabi 0.964। दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों की एडिशन कितनी आ गई? 1.426। तो ये हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डिजाइन ऑफ कैनाल। तो अगला पॉइंट है हमारा कैनाल की डिजाइनिंग कैसे करते हैं। अब कैनाल की डिजाइनिंग करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ती हैं डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में। Some basic aspects are to be understood regarding the designing of the canal। क्या बेसिक बातें समझनी पड़ती हैं? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द एरिया विच इज बाउंडेड बाय द इंडो गैंगेटिक प्लेन। जो एरिया है हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर, इट इज यूज टू बी द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन के फॉर्म में होता था। ऊपर हमारे हिमालयास है और ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है हमारा पूरा। कहने का मतलब अगर इंडिया को देखोगे
ये अगर इंडिया है, ये पूरा रीजन डिप्रेशन में होता था. दिस एंटायर रीजन वाज इन डिप्रेशन. सो द एरिया विच इज बाउंडेड बाय द इंडो गंगेटिक प्लेन वाज इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. अब टाइम के साथ क्या हुआ, पानी के साथ सिल्ट पार्टिकल यहाँ पे आते गए और क्या बन गई, एल्यूवियल सॉइल बन गई. टाइम के साथ क्या हुआ, विद अलॉन्ग विद द वाटर यहाँ पे सिल्ट पार्टिकल आते गए और यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल बन गई. अब जितनी भी रिवर्स इस इंडो गंगेटिक प्लेन से पास करती हैं वो एल्यूवियल सॉइल के थ्रू ही पास करती हैं. एल्यूवियल सॉइल के अंदर क्या होते हैं, सिल्ट पार्टिकल होते हैं. अगर आपने कैनाल बनाया, वो इन्हीं रिवर से पानी कैरी करेंगे और इन रिवर्स के अंदर क्या है, सिल्ट पार्टिकल है. इसका मतलब आपके कैनाल में हमेशा टेंडेंसी रहेगी किसकी, सिल्टिंग की. इट मीन्स यू विल ऑलवेज बी हैविंग द टेंडेंसी ऑफ सिल्टिंग. सिल्टिंग भी होती है और स्काउरिंग भी होती है, दोनों चीजें होती हैं. इसलिए हमें ऐसा कैनाल बनाना पड़ता है जिसमें ना तो सिल्टिंग हो ना स्काउरिंग. क्लियर है चीज. Hence we have to design such canal in which there is neither silting nor scouring. अच्छा, अगर सिल्टिंग है तो दिक्कत क्या होगी, सिल्टिंग है तो हमारे कैनाल की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी. सिल्टिंग है तो जो नेविगेशन के लिए डेप्थ है वो कम हो जाएगी. तो इसलिए बहुत सारे ड्रॉबैक हैं सिल्टिंग के. देयर आर सेवरल ड्रॉबैक्स ऑफ सिल्टिंग. इसलिए हमारी ये इच्छा होती है, डिजायर होती है कि हमारा जो कैनाल डिजाइन हो वो ना सिल्टिंग हो उसमें ना स्काउरिंग हो. तो वो कैनाल जिसमें ना तो स्किल्टिंग होती है ना स्काउरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, रिजीम चैनल बोलते हैं. So that canal or that channel which is in the state of regime, it means in this flow which is taking place is such that neither silting nor scouring takes place. इसका मतलब इसमें जो फ्लो हो रहा है इस तरीके का हो रहा है, इसमें ना तो सिल्टिंग है ना स्काउरिंग है. क्लियर है. अब ऐसा फ्लो तो आपको नेचुरल चैनल में नहीं मिल सकता. This type of flow cannot be attained in the natural channel. So such flow cannot be attained in natural channel, but it can be attained in the artificial channel. पर ये हमें कहाँ मिल सकता है, आर्टिफिशियल चैनल में जरूर मिल सकता है. क्लियर है. रिपीट करना है इसमें से कुछ भी. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो. चलो. नाउ द प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग सच चैनल इज व्हाट. रिजीम चैनल बनाने का प्रिंसिपल ये है कि जितनी भी सिल्ट एंटर कर रही है हमारे चैनल में वो चैनल में ही रह जाए. ना तो ये डिपॉजिट हो तो सिल्टिंग नहीं होगी, और वेलोसिटी ऐसे मेंटेन करेंगे हम चैनल के अंदर कि स्काउरिंग भी नहीं हो. तो रिजीम चैनल बनाने के पीछे, रिजीम चैनल बनाने के पीछे हमारा प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारे चैनल के अंदर जितनी भी सिल्ट आ रही है वो चैनल के अंदर ही रहे, ना तो वो सेटल हो जाए ना हमारे चैनल की स्काउरिंग हो. तो अगर हमने ऐसा चैनल डिजाइन कर लिया जिसमें ना सिल्टिंग होती है ना स्काउरिंग होती है, इस चैनल को रिजीम चैनल बोल देते हैं. दिस टाइप ऑफ चैनल इज टेक्निकली टर्म्ड एज रिजीम चैनल. क्लियर है. अब इस चैनल की डिजाइनिंग कैसे करें, हाउ टू डिजाइन दिस चैनल. अब इसके लिए दो थ्योरीज है. ये थ्योरी मैं अब अगली क्लास में बताऊंगा क्योंकि थ्योरी में टाइम लगेगा. चलो, थैंक यू एवरीवन.